देखिए भाई, आपका फाइनेंस कमीशन चल रहा था, निकाल लीजिए, धारा बता दिया जाए। धारा 32 से चल रही थी, 32A, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। इसमें आपका बताया गया था कि भारतीय संविधान में भी आपका वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और इसी आपका बेयर एक्ट पर लिख लेना है कि वित्त आयोग का प्रावधान जो भारतीय संविधान में किया गया है किस अनुच्छेद में। बैठे, 3 लोग बैठे हुए, वह आर्टिकल जरूर याद रखिए। अनुच्छेद आपका है 280। उसी बेयर एक्ट पर कोरिलेट कर लेना है कि आपका माने भारत के संविधान में फाइनेंस कमीशन कहाँ दिया गया है, 280। वो बताया जाएगा संविधान, तब डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, यहाँ भी वित्त आयोग से कम क्वेश्चन बना है, लेकिन सतर्क ये रहना है कि भाई एक वित्त आयोग होगा जो राज्यपाल गठित करेगा और ये 5 वर्ष के लिए गठित किया जाएगा। और जो वित्त आयोग होगा वो राज्यपाल को सिफारिश करेगा कि जो टैक्स इत्यादि आ रहे हैं ग्राम पंचायत, जिला पंचायत इत्यादि में, उसका कैसे वितरण किया जाए। किसको सिफारिश करेगा? आपका माने राज्यपाल को। सेम आपका वित्त आयोग जो संविधान में है उसका भी यही कार्य है कि जो टैक्स आ रहे इत्यादि राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि आपका कैसे इनका वितरण किस हिसाब से किया जाए, कितना संघ पाएगा और कितना राज्य पाएंगे, इसका निर्धारण आपका संघीय स्तर पर कौन करता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत गठित कौन? वित्त आयोग। तो यहाँ भी वित्त आयोग क्या करेगा कि कितना कितना ग्राम पंचायतों को अनुदान इत्यादि दिया जाए। तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, आपका मैंने इसको कम पढ़ना है। अगला देखिए भाई, सेक्शन एक बार पूरा पढ़ा दिया जाए ताकि जो लोग एडजस्ट दे रहे हैं उनका भी लाभ हो जाए। इसके बाद आपका भूमि अर्जन करने की शक्ति, ये क्वेश्चन आपका मेंस में आ चुका है, यानी कि यूपीजे के मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको अच्छे से लिखवाया भी जाएगा और अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि ये आपका 1 पेज लिखना है केवल, लेकिन सतर्क होकर लिखना है। आप पहले भूमिका इसकी देखिए, तब हम बेयर एक्ट बताएंगे। देखिए, जहाँ तक भूमि अर्जन करने की शक्ति का प्रावधान है, संपत्ति के बारे में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया जाता है। यानी कि ये सेक्शन पढ़ने के पहले एक आपको कॉन्सेप्ट बनाना है और तब हम आपका ये दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत क्या भूमि को अर्जित कर सकती है कि नहीं, और अर्जित कर सकती है तो क्या प्रक्रिया है। इसके लिए देखिए, संविधान में आपका एकदम शुरुआती दौर से 5 मिनट समझिए संविधान, और तब हम ग्राम पंचायत को पढ़ाएंगे। देखिए, आपका एकदम शुरुआती दौर से हम बता रहे हैं। आपका शुरुआती दौर में या प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जितना भी लैंड है, जितनी भी भूमियां हैं, वह राजा की है। फिर बीच में ये आया कि जो व्यक्ति किसी जमीन को साफ करके उस पर बीज डाल देता था, वह जमीन उसकी हो जाती थी। फिर आपका आया माने मध्यकाल आया, तब जमीन की थोड़ा कीमत बढ़ने लगी और तब आपका तमाम अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे जमीन के बारे में। और आधुनिक काल आ जाइए, माने तत्काल, यानी कि संविधान का काल आइए। जब हमारा संविधान बना तो जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी थी, यह एक फंडामेंटल राइट माना गया। और संविधान के अनुच्छेद आपका किसमें फंडामेंटल राइट माना गया? अनुच्छेद 19 1F में। किसमें ये मूल अधिकार माने संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट था? किस आर्टिकल में?
अनुच्छेद 19(1)(a)। देखिए हुआ क्या, इतिहास इसका थोड़ा देखा जाता है। अब जब भारत आज़ाद हो गया तो आपका ज़्यादातर भूमियाँ जमींदारों के पास थी, 500 बीघा, 1000 बीघा, 200, 2000 बीघा इत्यादि। अब समस्या ये थी कि हमारे यहाँ समाजवाद का गठन किया गया। अब ये हुआ कि जो ये माने जमींदारों के पास भूमि है उसका समाज में गरीबों को भी बांटा जाए, इसके लिए सरकार ने कानून लाया और कानून लाकर जमींदारों की प्रॉपर्टी छीन ली गई। और चूंकि संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था तो जमींदार चले गए सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट गए, उसके बाद उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालयों ने जमींदारों के पक्ष में फैसला दिया। अब सरकार ये सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उच्च न्यायालयों ने तो हमारे फैसलों को रद्द कर दिया और आपका जमींदारों की संपत्ति छीनकर गरीबों में बांटनी है, तो क्या किया जाए। तो आपका संविधान में प्रथम संशोधन किया गया और प्रथम संशोधन 1951 में किया गया और 1951 में संविधान एमेंड करके आपका तमाम चीज़ें दी गई। एक तो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया और इसकी जगह तमाम प्रावधान किए गए। जो मुख्य प्रावधान किया गया वह प्रावधान हमारा किया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। तो मूल ये पिछली बार यूपी में आया है भाई कि संविधान में मूल शेड्यूल या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें आपका ये प्रावधान किया गया कि जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे न्यायिक हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू न्यायालय नहीं करेंगे, अर्थात उस कानून की वैधता या अवैधता की जांच करने का हक न्यायालयों को नहीं होगा। यानी कि 9वीं अनुसूची मुख्य रूप से इसलिए जोड़ी गई कि न्यायिक हस्तक्षेप से इन कानूनों को बाहर कर दिया जाए और कुछ कानून जो भूमि संबंधित है सर्वप्रथम 9वीं अनुसूची में डाले गए। अब जमींदारों की संपत्ति, लेकिन फिर आपका बिहार का बता दिया जाए। अभी ये क्वेश्चन बिहार एपीओ में भी आया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू भारत में कौन न्यायालय कर सकते हैं, तो केवल 2 न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 32 के तहत आर्टिकल और हाई कोर्ट 226 के तहत। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ किसी कानून की वैधता की जांच करना, वैलिडिटी की जांच करना, और जो कानून कहाँ रख दिए जाएंगे 9वीं अनुसूची, उनकी वैधता की जांच न्यायालय कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या आपका नियम आया? नहीं। अब होता क्या था कि जो जमींदारों की संपत्ति छीनकर और राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि को देती थी, अब न्यायालय में उसके खिलाफ जाया ही नहीं जा सकता था और तब जाकर संपत्ति का ज़्यादा लोगों के पास जिसकी संपत्ति छीन ली गई। जब जनता दल, हाँ एक बार और बता दिया जाए, जो 9वीं अनुसूची थी चूँकि ये न्यायिक हस्तक्षेप से कहाँ चली गई, बाहर, अतः सुप्रीम कोर्ट ने आपका वामन राव का केस आया। 2 केस इस पर याद रखना है संविधान में। कौन? ये छत्तीसगढ़ में सन पूछा गया भाई। वामन राव का केस 1980 में आया। एक बार 81 देखिए, हल्का सा सन अभी ना याद रखिए, हल्का सा मैंने हमें भी आपका
भूल हो रहे हैं कि 80 का है कि 81 का, लेकिन बामन राव का केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम 9वीं अनुसूची पर प्रतिपादित किया, और वह था कि अगर 9वीं अनुसूची के किसी कानून से संविधान का मूलभूत ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन कानूनों की वैधता की जांच कर सकते हैं। ये किस केस में आया? वामन राव। और इसी नियम को, इसी सिद्धांत को, जो दूसरा केस महत्वपूर्ण है IR सिल्हो, यानी कि IR सिल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में 2007 ईस्वी में व्यापक रूप से बताया गया। यानी कि वर्तमान नियम ये है कि अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची में रखा गया है और उस कानून से हमारे संविधान के कौन डिस्टर्ब हो रहा है? मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, तो न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित करने की क्या रखते हैं? क्षमता। इसी एंगल से फिर संपत्ति का अधिकार बैक हो जाइए। अनुच्छेद 19(1)(f) में आपका राइट टू प्रॉपर्टी की स्वतंत्रता दी गई थी। अब इसका क्या हो? तो जब जनता दल की सरकार आई तो जो ये अनुच्छेद 19(1)(f) में प्रॉपर्टी की फ्रीडम था, इसको समाप्त कर दिया, यानी कि इस खंड को ही क्या कर दिया गया? निरसित। और संपत्ति का अधिकार अब कहाँ जोड़ दिया गया? किस अनुच्छेद में रख दिया गया? 301। और बता दिया गया कि जब भी किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी छीनी जाएगी तो कैसे छीनी जाएगी? विधि बनाकर, यानी कि राज्य कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को क्या कर सकता है? कभी भी छीन सकता है। और न्यायिक हस्तक्षेप कम कर दिया गया। तो वर्तमान नियम क्या है भाई? तो वर्तमान नियम यही है, आज का नियम, कि जो लैंड आपका एक्वायर करने वाले या भूमि अधिग्रहण करने वाले कानून है और सरकार किसी की संपत्ति ले लेती है, लेकिन अब मुआवजा ज़्यादा देती है, यानी कि 3 गुना 4 गुना जो सरकारी रेट है उसके 3 या 4 गुना लोग क्या पाते हैं? मुआवजा। अब ये है कि भाई मान लीजिए सरकार को लोकहित का कार्य करना है, जैसे कि आपका मैंने विश्वविद्यालय बनाना है केंद्रीय, आपका इलाहाबाद में प्रस्तावित है, सैकड़ों एकड़ जमीन चाहिए, उसके लिए सरकार एक्वायर करेगी, रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है। तो अब समस्या ये है कि लोग अपना ज़मीन देना नहीं चाहते और सरकार कानून बनाकर तब जब चाहे तब ज़मीन क्या कर सकते हैं? वर्तमान में छीन सकते हैं। बस एक आपका भ्रम है कि ये ज़मीन हमारी है, सरकार जब चाहे आपसे छीन सकती है, लेकिन मनमाना नहीं, क्या बनाकर? विधि बनाकर, ला बनाकर, और आपको मुआवजा भी देती है। और आपका इसी प्रकार आपका चूँकि एक ज़मीन एक्वायर करना सरकार का कार्य है, तो क्या ग्राम पंचायत भी कर सकती है? तो दिमाग में बैठा लीजिए, अगर ग्राम पंचायत को किसी भूमि की आवश्यकता है तो ग्राम पंचायत डायरेक्ट एक्वायर नहीं कर सकती, राज्य सरकार को सिफारिश करेगी कि ये भूमि आप हमें दे दीजिए, तो तब राज्य सरकार पहले उस भूमि को क्या करेगी? अपने कब्जे में लेगी, यानी कि राज्य सरकार लेगी, और राज्य सरकार उस भूमि को किसको सौंपेगी? ग्राम पंचायत को। यानी कि कंसेप्ट जरूर याद रखिए कि ग्राम पंचायत डायरेक्ट किसी भूमि को नहीं पाएगी, तो किसके माध्यम से पाएगी? राज्य सरकार। क्योंकि विधि बनाकर आज भी यही है कि ला बनाकर आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार क्या किया जा सकता है? छीना जा सकता है। अब बेरक सही रहेगा, पूरा आपका संविधान में जो भी प्रावधान थे। हाँ, एक पूछा जाता है भाई संपत्ति की स्वतंत्रता कब हटाया गया? ये संशोधन याद रखिएगा 19(1)(f), ये चौथे संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन
1978। और इसी पर एक और कोरिलेट कर लीजिएगा, आपका आपातकाल में भी कौन से अनुच्छेद सस्पेंड नहीं किए जा सकते, 20 और 21। तो ये भी कब जोड़ा गया को पूछा जाता है, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इतना भूमिका हर हाल में दिमाग में बैठानी पड़ेगी आपका, ये पढ़ने से पहले कि कैसे आपका लैंड या जमीन एक्वायर किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत पर आइए, क्या नियम है देखिए भाई, धारा 33 देखिए, भूमि अर्जित करने की शक्ति। देखिए क्या कहा गया, यदि ग्राम पंचायत अथवा ऐसी अनेक ग्राम पंचायतें जो धारा 20 या 30 के उपबंधों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हो, तो मैं बताया था कि अगर कोई कार्य करना है तो एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतें आपस में समझौता करके और संयुक्त अनुदान देकर वह कार्य करा सकती है, मैं बताया था। तो देखिए, अधीन एक में सम्मिलित हुई हो, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि इस ये जो ग्राम पंचायत आप पढ़ रहे हैं, इस कानून के तहत जो ग्राम पंचायतों का कार्य दिया गया है, उस कार्य को लागू कराने के लिए, कार्यान्वित कराने मतलब क्या, इन्फोर्स कराने, लागू कराने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा करे, यानी कि किसी भूमि की आशा करे। अपेक्षा मतलब क्या, आशा कि ये भूमि मिल जाती तो क्या होता, बहुत अच्छा होता। देखिए आगे, अपेक्षा करे तो वह ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि ग्रहण करने का प्रयास करेगी, यानी कि जिसकी भूमि है उसका उससे बातचीत करके और प्रयास करेगी कि ये व्यक्ति ग्राम पंचायत को भूमि क्या कर दे दे, भाई प्रेम से दे दे, नहीं तो राज्य सरकार है ही। देखिए अगला आपका, और यदि संबंधित पक्ष करार करने में चूक जाए तो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतें भूमि अर्जित करने के लिए कलेक्टर को नियत पत्र में आवेदन पत्र दे सकती हैं। तो आपका ग्राम पंचायत किसको आवेदन देगी कि ये भूमि अर्जित की जाए, तो कलेक्टर को, और कलेक्टर ऐसी भूमि की ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के लिए अर्जित कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, चूँकि कलेक्टर राज्य सरकार का द्वारा नियुक्त किया गया जिले का सबसे बड़ा भू राजस्व अधिकारी भी है, प्रशासनिक अधिकारी अगर कहा जाए तो डीएम। मैं कल ही बताया था, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है। तो व्यक्ति एक होता है, जब वो रेवेन्यू का मामला देखता है तो क्या कहलाता है, कलेक्टर, और जब वही व्यक्ति आपका प्रशासनिक मामला देखता है तो जिला मजिस्ट्रेट। ये कम से कम याद रखिए। तो किसको लेटर भेजा जाएगा आवेदन पत्र के, भूमि अर्जित करके हमें दीजिए, डायरेक्ट नहीं अर्जित करेगी, अगर समझौता हो गया तो ठीक, नहीं तो किसको भेजेगी ग्राम पंचायत, कलेक्टर, और कलेक्टर भूमि अर्जित करेंगे और आपका कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों को दे सकते हैं। ये नियम है, कलेक्टर के माध्यम से मारिएगा। अगला देखिए स्पष्टीकरण, इस अध्याय में पद भूमि के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूमि से जुड़ी हुई या पृथ्वी से जुड़ी हुई किसी चीज के साथ अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें भी आती हैं। यानी कि भूमि के अंतर्गत पेड़ पौधे इत्यादि भी क्या हैं, शामिल, भवन भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। ये ना कह दीजिएगा कि भूमि, स्पष्टीकरण में इस बात को क्या किया गया है, क्लियर। तो इस प्रकार भूमि अर्जित कैसे कर सकते हैं, फिर एक लाइन बता दिया जाए, लास्ट में समाप्त हो गया। अगर पंचायत या ग्राम पंचायतें मैंने कई एक साथ मिल गई हैं, अगर आशा करती हैं, अपेक्षा करती हैं कि कोई भूमि उसे मिले,
तो ऐसी दशा में पहले तो वह करार करेंगी, यानी कि आपका जिसकी भूमि है उससे समझौता का प्रयास करेगी, और अगर समझौता न हो पाए तो किसको आवेदन पत्र दिया जाएगा कि ये भूमि हमें दिलवा दीजिए? कलेक्टर को। और कलेक्टर क्या करेंगे? भूमि अर्जित करेंगे और किसको सौंप देंगे? माने किसको सौंप सकते हैं भाई? बाध्य नहीं है। किसको? ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत है, माने कई आपस में मिल गई हैं विकास के लिए तो ग्राम पंचायत है, और एक ग्राम पंचायत है तो केवल ग्राम पंचायत। अगला देखिए भाई आपका धारा 34, ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति, तो जितने आपका संपत्तियां हैं जो अधिकारता के भीतर हैं वह किसमें निहित मानी जाएंगी? ग्राम पंचायत में। इसके बाद धारा 35, दावों का निस्तारण, ये भी आपका कम पूछा जाता है। अगला देखिए भाई आपका देखिए आपका ये टैक्स वसूली वाला थोड़ा बहुत पूछ सकता है। देखिए 37 से हम चलते हैं। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए कर, शुल्क अथवा फीस के विरुद्ध आपका अपील नियत प्राधिकारी को की जा सकती है। यानी कि देखिए भाई टैक्स पूछा जाता है, ये पढ़ाना पड़ेगा। देखिए आपका धारा 37 पूछी जाती है भाई, इसको छोड़ा नहीं जा। ये पूछा जाता है, देखिए आपका क्या पूछा जाता है। पूछा ये जाता है कि ग्राम पंचायत किन किन विषयों पर या किन किन मामलों में टैक्स या शुल्क लगा सकती है, और वह शुल्क कितना होगा, ये आ चुका है। ये अच्छे से भी जानी है। यानी कि सेक्शन आपका 37, फिर बता दिया जाए, सेक्शन 37 निकाल लीजिए। आपका टैक्स या शुल्क आपका पूछा जाता है। देखिए जहाँ तक टैक्स की बात है, थोड़ा बहुत हम संविधान बताएंगे। आपका जहाँ तक कर या टैक्स की बात है या शुल्क की बात है, आपका जो हमारा संविधान कहता है कि बिना विधि के किसी पर कर या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यानी कि किसी पर कर तभी लगाया जाएगा जब उसके लिए पहले क्या बनाया जाए? कानून। यानी कि जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं आईपीसी में कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, तो सतर्क ये रहना एक लाइन कि विधि के बिना किसी पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए आपका कानून बनाया जाए, और कानून द्वारा ही क्या लगाया जाए? टैक्स। जो टैक्स का मामला होता है, कर का मामला होता है, ये एक प्रकार से दंड वाला मामला होता है, और इसलिए जो टैक्सेशन लॉ होते हैं, पूछा भी गया था आपका राजस्थान में, जो कर विधियां होती हैं उनका उदार निर्वचन न करके कठोर किया जाता है। और जहां भी संदेह उत्पन्न हो जाए कि क्या यह व्यक्ति टैक्स पेयी है कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को छूट दी जाती है। यानी कि संदेह का लाभ किसको दिया जाता है? करदाता को। तो टैक्स आप लोग एलएलबी में पढ़े होंगे टैक्सेशन लॉ, और काफ़ी आपका पढ़ना भी है, लेकिन निर्वचन का भी सिद्धांत याद रखिए। आईपीसी दांडिक विधि हो गई, कर विधि हो गई, इनका उदार निर्वचन नहीं, इनका कैसा इंटरप्रिटेशन किया जाता है? स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब कि कठोर। और जहाँ भी संदेह हो, उस संदेह का लाभ हमेशा याद रखिए कौन पाएगा? अभियुक्त। या अगर टैक्स वाला मामला है तो टैक्स पे ही, यानी कि जो कर क्या करता है? देता है। ये दोनों मामले में याद रखिए आपका आपराधिक और किस में? टैक्सेशन। देखिए कौन कौन कर लगा सकती है, ये मेंस में आ चुका है। देखिए भाई ग्राम पंचायत, धारा 37 चल रहा है, क्लास 1, धारा 37 का 1। ग्राम पंचायत
एतत् पश्चात दिए गए खंड में, एतत् पश्चात मतलब इसके बाद, ना है तो लिख लीजिएगा बेरेट पर। एतत् पश्चात का मतलब कि इसके बाद दिए गए खंड क ख में वर्णित कर लगाएगी और खंड ग घ अंग च छ ज झ या ट में वर्णित सभी या कोई कर फीस या शुल्क लगा सकती है। यानी कि जो विषय क्लास ए और क्लास बी में आएंगे उन पर केवल टैक्स लगाया जाएगा और अन्य क्लास में जो विषय आएंगे उन पर टैक्स भी लगाया जा सकता है, फीस या शुल्क भी। तो अब ये आपका पूछा जाता है कि टैक्स और फी यानी कि कर और शुल्क में क्या अंतर है। इसको भले अलग से लिख लीजिए भाई, कर और फीस में क्या अंतर है, टैक्स और आपका फी। एक लाइन लिखिए, अलग से जीएस में ही पूछा जाता है, अलग से कहीं लिख लीजिए। देखिए कर और फीस में अंतर है, ठीक है, दोनों में पैसा ही वसूला जाता है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण अंतर है। और आपको बताना ये पड़ेगा कि जो कर है यह आवश्यक नहीं है कि करदाता को उससे लाभ हो, लेकिन फीस में जो फीस देता है यह आवश्यक है कि उस फीस से उसको कुछ न कुछ क्या हो, लाभ हो। यानी कि टैक्स में जैसे कि पेट्रोल डीजल पर आप टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आपका 60% लगभग, मान लो ऐसे देखा जाए तो 35 रुपया पेट्रोल पड़ता है, लेकिन इतना उस पर टैक्स लगा दी है सरकारें कि 85 से 90 रुपया हो गया है। अगर सरकार अपना क्या करे, टैक्स थोड़ा कम कर दे तो वैसे भी पेट्रोल की कीमत आपका 30-35 रुपया तक वो हुई, और अगर 15 रुपया भी टैक्स लगाए तो 50 ही हुई। लेकिन सरकार कभी भी अपना टैक्स कम नहीं करती। तो क्या पेट्रोल आप लोग खरीदते हैं तो क्या उस जो टैक्स का पैसा सरकार को जाता है, ये जरूरी नहीं है कि पेट्रोल खरीदने वाले को कुछ लाभ हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन जब आप शुल्क देंगे, फीस देंगे तो ये हर हाल में कुछ न कुछ आपको क्या करेगी सरकार, या जो जहाँ भी फीस दे रहे हैं कुछ लाभ पाएंगे। यानी कि टैक्स में आप कोई लाभ नहीं, और किस में आप लाभ पाएंगे, कुछ शुल्क में। हाँ लिखिए उसको। कर के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि करदाता को लाभ हो। कर के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि कर, अलग से लिख लीजिएगा इसको, कर के मामले में, टैक्स के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि करदाता को कोई लाभ हो। करदाता को कोई लाभ हो, लेकिन शुल्क या फीस के मामले में शुल्क देने वाले को कुछ लाभ होना आवश्यक है, लेकिन शुल्क या फीस देने वाले को उस शुल्क के बदले, याद रखिएगा, कुछ लाभ होना आवश्यक है। इसको हम और संविधान से धर्म की स्वतंत्रता से भी जोड़ सकते हैं। और आपका ये भी प्रावधान है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। क्या नहीं लगाया जाएगा, टैक्स। अगला देखिए भाई आपका, यानी कि ग्राम पंचायत किन किन पर कर लगा सकती है। तो जो फिर एक बार सतर्क रहिए, जो क्लास ए में आएगा क्लास बी में हम पढ़ाएंगे उस पर केवल क्या लगेगा, टैक्स। और इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उस पर टैक्स भी लग सकता है और फीस भी। तो देखिए टैक्स पहला देखिए भाई, उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश
और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। अब ये कानून बदल गया है और इस कानून की जगह दूसरा कानून आ गया है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006, जो पढ़ना भी हमें। अगला देखिए, जौनसार बाबर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 अथवा कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियम 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिए गए हों, भूमि पर उसके लिए दे या दे समझी जाने वाली भू राजस्व की धनराशि पर आपका प्रति रुपया कम से कम 25 पैसा किंतु 50 पैसे से अधिक कर लगा सकती है। इसका मतलब समझिए भाई। अब मध्यवर्ती क्या होते हैं, अब ये समझना है आपका। देखिए आपका, जब हमारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम यानी कि यूपीजेडए कहा जाता है, यूपीजेडए बना था 1950 में, तो ऐसी दशा में आपको सतर्क रहना भाई। देखिए आपका, एक मध्यवर्ती होते थे, मध्यवर्ती। देखिए करते क्या थे मध्यवर्ती। मान लीजिए इधर अंग्रेजी सरकार थी, कौन सी सरकार? अंग्रेजी। और इधर आपका जमींदार थे, तो जमींदार किससे आपका वसूलते थे? आपका कृषकों से वसूलते थे, और कृषकों से वसूल कर किसको देते थे? अंग्रेजों को। देखिए आपका, जो ये अंग्रेज थे बार बार पैसा नहीं लेते थे जमींदारों से, बोली लगती थी, आपका जिला नीलाम, गांव नीलाम या पूरा राज्य नीलाम हो जाता था, और जो जमींदार पैसे वाले थे वे पूरा जिला की जमींदारी ले लेते थे। अब जमींदार करते क्या थे कि कृषकों से पैसा वसूलते थे। माने जमींदार तो एक मुश्त दे दिया, मान लीजिए 100 रुपया पर नीलाम हो गया पूरा गांव, तो जमींदार किसको 100 रुपया दे दिया? अंग्रेजों को। अब जमींदार क्या करते थे? कृषकों का शोषण करते थे। और शोषण कैसे करते थे ये समझना है। माने आपका स्वतंत्रता के पहले शोषण इसलिए करते थे कि 100 रुपया तो अंग्रेज को दिए और कृषकों पर मनमाना राजस्व लगा देते थे, और मनमाने तरीके से 1000 2000 प्रत्येक कृषक पर टैक्स ज्यादा लगाकर और कृषकों का क्या करते थे? शोषण। और जो किसान भू राजस्व नहीं देता था उस किसान की जमीन जमींदार क्या करते थे? छीन लेते थे। इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो एक जमींदार के पास हजारों बीघा, तो आपका सैकड़ों बीघे जमीन थी, बहुत ज़्यादा। और इसी को कानून बनाकर यूपीजेडए ने क्या कर लिया? छीन लिया। और इतिहास में बता चुका हूँ कैसे क्या हुआ, 9वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई। अब आपका जमींदार तो जा के वसूलेगा नहीं सबके गांव या घर घर, तो जमींदार क्या किए थे कि एक बीच में मध्यवर्ती बना दिए थे। कौन? मध्यवर्ती किसानों के पास जाते थे, किसान से पैसा वसूल कर किसको ला जाकर देते थे? जमींदार के पास। यानी कि पुरानी फिल्मों, ऐसी पुरानी जो फिल्में हैं, आप सन 70 और 80 तक देखिए फिल्में, 70 तक, तो काफ़ी फिल्में इसी उदाहरण पर बनी हैं। आपका एक मुंशी होते थे जमींदार के, या जमींदार के चेले चपाटी, मध्यवर्ती कहिए, वो जाते थे कृषकों को मारते थे लगान या भू राजस्व के लिए, और नहीं देता था तो उसकी कागज ही लेते आते थे अंगूठा लगाकर कि चलो राजस्व नहीं दोगे तो अपनी जमीन ही दे दो। अब ये हुआ कि इन मध्यवर्तियों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और ये जमींदारी भी समाप्त हो गई। वर्तमान में जो किसान हैं ये सीधे किससे जुड़ गए? सरकार से। यानी कि किसान किसको अब भू राजस्व जमा करते हैं? सीधे, कोई बीच वाला नहीं। किसको? सरकार। तो ऐसी दशा में जो मध्यवर्ती थे
और जिन जमीनों पर भू राजस्व बकाया था तो उस पर अगर ग्राम पंचायत चाहे तो टैक्स लगा सकती है, लेकिन आपका 1 रुपया भू राजस्व पर कम से कम माने कितना टैक्स, तो आपका स्पष्ट लिखा गया है कि भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम कितना टैक्स लगा सकती है, 25 पैसा, और अधिकतम कितना, 50 पैसा। आप सोचिए कितना टैक्स लगा, यानी कि 1 रुपया में 25 रुपया ग्राम पंचायत लगा सकते हैं कम से कम, और लेकिन अधिकतम कितना लगा सकते हैं, 50 पैसा, यानी कि आधा टैक्स ले लेगी। यानी कि अगर 100 रुपया भू राजस्व हुआ तो ग्राम पंचायत को अधिकार था कि वह कितना लगा दे टैक्स, 50 रुपया, और वसूल ले, यानी कि 50% तक टैक्स लगा सकती थी। लेकिन अगला देखिए, प्रतिबंध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिए भूमि राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाए भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो। इसी में आपको खसरा और खतौनी भी जानना है। खसरा और खतौनी देखिए ध्यान से भाई, पहले ये बता दिया जाए तब आपका, चूंकि भू राजस्व में खसरा खतौनी बताई जाएगी, लेकिन हल्का सा तो याद रखिए। अगर मालिक कोई और है और खेती की जमीन पर कोई और कर रहा है तो ये कानून कहता है कि ग्राम पंचायत अब मालिक पर टैक्स नहीं लगाएगी, बल्कि जो वास्तव में क्या कर रहा है, खेती। तो होता क्या था, अब खसरा और खतौनी देखिए। खतौनी आपका ये प्रमाणित करती है कि इस जमीन का कौन स्वामी है, लेकिन खसरा बताता है कि इस जमीन का कब्जाधारी कौन है। तो हो सकता है कि ये जमीन का स्वामी हो और उस जमीन को कृषि के लिए बी को दिया हो, तो खसरे में किसका नाम रहेगा, बी का, और खतौनी में ए का। तो जो आज भी नियम है, सतर्क रहिए, जिसका नाम खसरे में है, यानी कि जो वास्तव में उस जमीन पर क्या कर रहा है, खेती, तो उसी का दायित्व है कि वह रेवेन्यू या भू राजस्व दे। ये प्राचीन काल में भी था और आज भी ये नियम क्या है, बना हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि खसरा और खतौनी में क्या अंतर है, तो आप बस एक लाइन बताइएगा कि खतौनी स्वामित्व को दर्शित करता है और खसरा कब्जे को। अलग से लिखिए उसको भाई, खूब लोग पूछते हैं, आपका सिविल में भी पढ़ाना पड़ेगा। लिखिए, खतौनी स्वामित्व को बताता है जबकि खसरा कब्जे को। अलग से कहीं लिख लीजिएगा, खतौनी किसको बताएगा, स्वामित्व को, कौन स्वामी है, और खसरा कब्जे को। देखिए इसका एक और कोरिलेट हम करें, आपका जैसे कि प्रयागराज में ज़्यादातर ज़मीनें स्टेट लैंड है या नजूल को भूमि है या सरकारी भूमि है। तो आप देखे होंगे कि जो सरकारी भूमि है उस भूमि पर लोगों ने कब्जा किया और नगर निगम में कब्जाधारी के रूप में एक 10 रुपया का स्टाम्प लिया और कब्जाधारी बनकर क्या किया, नगर निगम में अपने को रजिस्टर्ड कराया है। तो स्वामी नहीं है लोग, याद रखिए, बस क्या है, कब्जाधारी। और चूंकि कब्जा रखे हैं तो टैक्स भर रहे हैं। लेकिन यह है कि सरकार जब चाहे तब ऐसे लोगों को क्या कर सकती है, हटा सकती है, एक पैसा मुआवजा भी नहीं देगी और पूरी बिल्डिंग भी गिरा देगी, ज़मीन भी ले लेगी। लेकिन अगर कोई ज़मीन का आपका इस फ्री होल्ड का ही ज़मीन जो कहा जाता है कि ये ज़मीन फ्री होल्ड हो गई, फ्री होल्ड मतलब कि सरकार स्वामी नहीं, अब स्वामी आप हो गए, तो उसमें खतौनी में दर्ज रहेगा। तो आप देखेंगे नगर निगम का कभी कागज देखिए, खतौनी और खसरा दोनों में लिखा रहता है। तो अगर कोई फ्री होल्ड ज़मीन रहेगी
तो खतौनी के कॉलम में स्वामी का नाम, और लेकिन स्टेट लैंड है तो केवल किस में, तो इलाहाबाद में 80% जमीन है आपका वहीं 10 रुपया या 100 रुपया के स्टाम्प पर है, वहीं चलती आ रही है। और आपका मैं बता दूं और कुछ नहीं है। अगला देखिए भाई, आपका खंड ख देखिए, ये तो मध्यवर्ती बताया गया। खंड क में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार, भौमिक अधिकार का मतलब कि भूमि संबंधी अधिकार, ना है तो बैरक पर लिख लीजिए। भौमिक अधिकार का मतलब क्या हुआ, भूमि संबंधी अधिकार। भौमिक अधिकार से संबंधित प्रवृत्ति विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसा किंतु 50 पैसे से अनधिक कर लगा सकते हैं। यानी कि क्लास 1 में कुछ कानून दिए गए हैं, ए में, उन कानूनों में आने वाली भूमि और जो भूमियाँ उस कानून से गवर्न नहीं होती उस पर भी टैक्स लगा सकती है ग्राम पंचायत, लेकिन कितना लगा सकती है, तो आपका वही नियम चलेगा। आपका कम से कम कितना, 1 रुपया पर 25 पैसा और अधिकतम 50, और जो वास्तव में खेती करता वही टैक्स पे ही होगा। अभी हमने बताया, तो जो वास्तव में खेती करता हो उसका नाम कहाँ रहेगा, खतौनी में कि खसरा में, खसरा में। तो खसरा किसका प्रमाण है, अस्वामित्व, खतौनी। रटिए, इतना तो याद रखिए भाई, आपका भले खसरा खतौनी अभी ना बताया गया हो, लेकिन एक लाइन बताया गया, कोई पूछे तो एक लाइन तो बताइए। देखिए अगला भाई, खंड सी देखिए, अब किस पर, अब देखिए खंड सी से जो चलेगा, एक नियम और बना लेना है, इन वस्तुओं पर या इन मामलों में ग्राम पंचायत टैक्स भी लगा सकती है और शुल्क या फीस भी, याद रखिएगा। अब जो हम पढ़ाएंगे, देखिए अब आगे, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद पर कोई कर जो 5 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका माने किस पर लगा सकती हैं कर, अधिकतम 5 रुपया, ये रटना पड़ेगा। तो किस पर लगा सकते हैं आपका, तो आपका पहले प्रेक्षागृह, सिनेमा या इसी प्रकार के आमोद पर कोई कर। यानी कि मान लीजिए ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आपका कोई सिनेमा हॉल खुल गया, उस पर भी कर लगा सकती हैं, या आमोद प्रमोद का कोई क्या खुल गया है, माने आपका कोई भवन बना दिया गया आमोद प्रमोद के लिए, यानी कि आपका उस पर भी लगा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर सिनेमा घर इत्यादि पर भी ग्राम पंचायत क्या लगा सकती है, टैक्स, लेकिन वह टैक्स प्रतिदिन कितना से अधिक नहीं होगा, 5 रुपया। अगला देखिए भाई, ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर रखे गए और किराए पर चलाने जाने वाले पशुओं और यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर उनके स्वामियों द्वारा निम्नलिखित दर से देय कर लगा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कह सकते हैं कि किराए पर पशु चलते हैं, तो जैसे कोई घोड़ा पाला है और घोड़ा क्या कर रहा है, शादी विवाह में पैसा लेकर किराए पर दे रहा है कि दूल्हे राजा क्या करेंगे, घोड़ा पर चढ़ेंगे। तो कभी देखें कि नहीं घोड़ा पर चढ़ते हुए लोगों को, भाई रोज आपका शादी विवाह में तो हमेशा बग्घी पर लोग चढ़ते हैं, घोड़ा पर चढ़ते हैं कि नहीं। और एक दो वीडियो देखिए आपका, मैंने लोग भेजते रहते हैं, सोशल मीडिया वाले सक्रिय भी रहते हैं। एक दो वीडियो ऐसा मिला, जैसे ही दामाद जी, भावी दामाद जी, अभी भाई दूल्हे घोड़े, जैसे ही भावी दामाद जी माने दूल्हे राजा आपका घोड़ा पर चढ़े, घोड़ा बिगड़ैल निकला, बदमाश निकला, अनकंट्रोल। तो एक क्वेश्चन, उदाहरण पर एक क्वेश्चन बनाना रहता है कि किसको अनकंट्रोल हार्स कहा जाता है,
तो लोक नीति ये पूछा गया था भाई, जज का नाम भी थोड़ा एक क्वेश्चन याद रखिए। रिचर्डसन बनाम मेलिस के बाद में जस्टिस बौरो, बौरो 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 याद करके जाइए। घोड़ा बौरा गया तो भाई एटकिन मार कर आए थे लोग, और जबकि लगातार लिखवा जा रहा था कि लोकनीति अनियंत्रित घोड़ा है, तो घोड़ा बौरा गया तो बौरो बौरो बौरो। तो कौन सा जज था? बौरो। कि इन्होंने लोकनीति की तुलना किससे की है? अनकंट्रोल हाथ। तो फिर एक बार देखिए भाई, लास्ट तब आगे बढ़ा जाए भाई, उदाहरण भी बीच में चलता रहे, ताकि भाई आपका मैंने उदाहरणों से ये होता है कि समझ में बहुत तेज आता है। और ये जो घोड़ा वाला उदाहरण बता दिया गया, ये जल्दी भूलता नहीं उदाहरण। और कभी काल तो सेम उदाहरण कंपटीशन में आ जा रहा है, चाहे बिहार देखिए, और घोड़ा 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 खूब बताया गया था, आपका कॉन्टेक्ट में बताया गया, फिर आपका आईपीसी में बताया गया था, और एविडेंस में बताया गया था, और बिहार एपीओ ने भी बात सुनकर और एविडेंस में घोड़े का उदाहरण क्या किया? दे ही दिया। तो घोड़ा आपका एक दूल्हा चढ़ा घोड़ा पर, और घोड़ा अनकंट्रोल हो गया और दूल्हे को लेकर भाग चला, यानी कि दूल्हे का अपहरण कर लिया, ये कह सकते हैं। अपहरण तो लीगल भाषा में नहीं, अपनी भाषा में हम बता रहे हैं, ये नहीं कि अपहरण घोड़े से करा दीजिएगा। अब बाराती अब ये सोचे कि भाई अब क्या हो, जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात कौन जाएगा? तो पूरा आपका पीछे से दौड़ रहे हैं, तो कोई बाइक से दौड़ रहा है, कोई कार से दौड़ रहा है कि घोड़े को क्या किया जाए? पकड़ा जाए। पकड़ा गया होगा तभी तो भाई विवाह होगा। वो वीडियो नहीं लोग भेजते हैं कि घोड़ा पकड़ लिया गया। देखिए आगे भाई आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किराए पर चलने वाले पशुओं पर भी टैक्स लग सकता है, जैसे घोड़ा गाड़ी है, या आपका बैलगाड़ी है, या भैंसा गाड़ी है। आपका यहाँ तो कम दिखता है, हरियाणा इत्यादि में जाएंगे तो हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती हैं, तो वहाँ भैंसा गाड़ी चलती है, तो इन पर भी टैक्स लगा सकते हैं ग्राम पंचायत। अगला देखिए, यंत्र चालित वाहनों से भिन्न वाहन। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल डीजल से चल रहे हैं, बैटरी से, उन पर टैक्स नहीं लगा सकती ग्राम पंचायत। इससे जो भिन्न वाहन है, जैसे रिक्शा हो गया, हाथ से खींचा जाता है जो वाहन, उस पर टैक्स लगा सकती हैं। जो वाहन कहाँ हो? ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कि बाहर? क्षेत्र में, बाहर नहीं। अगला देखिए भाई आपका, हाँ, जानवरों की दशा में प्रति जानवर 3 रुपया प्रति वर्ष से अधिक टैक्स नहीं होगा। बहुत कम है। आप कहेंगे टैक्स कितना है? यानी कि जानवर की दशा में कितना प्रति वर्ष? 3 रुपया, यही सब याद रखना है। और गाड़ी की दशा में प्रति वाहन 6 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल में कितने रुपए का टैक्स? 6 रुपया। तो पशु है तो कितना रुपया? 3, और वाहन है तो कौन सा वाहन जो पेट्रोल डीजल से चले कि उससे भिन्न। अगला देखिए भाई आपका, अगला देखिए, उन व्यक्तियों पर कर लगा सकती हैं जो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर खंड सी के अधीन कर निर्धारित किया जाता हो, और जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए सामानों को अभिदर्शित करे जो संबंधित ग्राम पंचायत के हों या उसके नियंत्रण में हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पशुओं का या सामान का मेला लगा है, और उस मेले में अगर ग्राम पंचायत चाहे तो उन पशुओं और सामानों पर भी क्या लगा सकती है? टैक्स। माने मेले में जो आए हैं तो भाई टैक्स वसूला जाता है। जैसे आप सुनिए कि आपका अगर मेला लगा है और कोई व्यक्ति अपने पशु वहाँ बेचता है, तो नगर पालिका या ग्राम पंचायत का आदमी बैठा रहता है और रसीद काटता है कि, और उसका क्या लेता है? टैक्स। अगला देखिए, ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस लगा सकती है जिनकी बिक्री किसी ऐसे बाजार
अथवा स्थान पर की जाती हो जो ग्राम पंचायत के हो अथवा उसके नियंत्रण में है, यानी कि ग्राम पंचायत में जितने भी पशु बेचे जाएंगे उन पर भी ग्राम पंचायत क्या लगा सकती है? टैक्स। वैसे लगाती नहीं है, क्योंकि प्रधान जी लगा देंगे तो अगली बार कैसे जीतेंगे जनता क्या हो जाएगी। लेकिन लगा सकती है, ये ना कहिएगा, लेकिन लगाती जल्दी नहीं है। अब बाहर और से जो लोग आते हैं मेले में, गांव में मेला लगा है, उस पर जरूर टैक्स वसूला जाता है, बाजारों से वसूला जाता है, तहबाजारी ग्राम पंचायत ठेका देकर वसूलाती है। देखिए आगे, वधशालाओं और पड़ावों की भूमि के प्रयोग के लिए फीस लगा सकती है। तो वधशाला क्या है? आपका जहां जानवरों को क्या किया जाता है, आपका स्लैटर हाउस कहा जाता है भाई से, जहां जानवरों को क्या किया जाता है, माने आपका वध किया जाता है मांस के लिए, चाहे मुर्गा हो मुर्गी हो जो भी हो, वो अलग बात है भाई। वधशालाओं और पड़ावों की भूमि का मतलब ये हुआ आश्रय स्थल। आश्रय स्थल भी इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं, जहां बाहर से व्यक्ति आते हैं तो क्या करते हैं? टिकते हैं। जैसे कि आपका शहर में होटल में टिकते हैं, तो गाँव में भी क्या बनाया जा सकता है? आश्रय स्थल। अब बनाया भी जा रहा है, जैसे कि फंक्शन के लिए आश्रय स्थल। 2 दिन कोई गांव में आया तो ग्राम पंचायत उस पर भी क्या लगा सकते हैं? टैक्स। जैसे कि नगर निगम होटलों पर शहर में टैक्स लगा सकता है, तो उसी प्रकार ग्राम पंचायत भी गांव में जो माने आपका जो लोगों के किराए के लिए मकान दिए जा रहे हैं उस पर भी क्या लगा सकता है? टैक्स। अगला देखिए आपका जल शुल्क, जहां ग्राम पंचायत द्वारा घरेलू उपयोग के लिए जल संभारित किया जाता हो। इसका मतलब कि ग्राम पंचायत ने जल एकत्रित किया है कि आप यहाँ से जल ले जाकर अपना कार्य करिए, तो जो भी व्यक्ति जल ले जाएगा उस पर ग्राम पंचायत क्या लगा सकती है? शुल्क लगा सकती है। तो भाई शुल्क में अभी हमने बताया कि जो शुल्क देता है उसे फायदा उस वस्तु का होता है। शुल्क दीजिए और पानी क्या करिए? ले जाइए। अगला देखिए, निजी शौचालयों या नालियों की सफाई के लिए कर, जो उन गृहों के जिनसे निजी शौचालयों की नाली संलग्न हो स्वामियों या अध्यासियों द्वारा देय होगा, उस दशा में ऐसी सफाई ग्राम पंचायत के अभिकरण के माध्यम से की जाए। यानी कि नाला नाली सफाई के लिए भी क्या लगा सकती हैं? जो शौचालय से आपका गंदगी बह रही है उसको स्वयं साफ करवाने का आदेश भी दे सकती हैं, और या ग्राम पंचायत साफ भी करा सकती हैं और उस पर क्या लगा सकती हैं? टैक्स। शहर में भी लगता है कि ग्राम आपका नगर निगम की गाड़ी जाती है और आपका घर का जो गंदगी है या इत्यादि शौचालय को साफ करती हैं, टैंकों को, और उसका क्या लेती हैं? पैसा। अब पैसा लिया जाता है वो बताया जाएगा नगर पालिका अधिनियम में, अभी तो गांव के बारे में चल रहा है। अगला देखिए भाई, सड़कों की सफाई और उस पर रोशनी और स्वच्छता के लिए कर। तो सड़क की सफाई, उस पर लाइट लगवा दी गई और सड़क को स्वच्छ रखा गया। तो आजकल तो केंद्र सरकार भी लगा दी है स्वच्छता कर, यानी कि शेष चल ही रहा है। तो क्या ग्राम पंचायत को अधिकार है कि नहीं कि स्वच्छता कर लगा दे, सफाई कर? ये तो पहले से ग्राम पंचायत को अधिकार है, लेकिन वर्तमान समय में आपका स्वच्छता कर और माने ज़्यादा लिया जा रहा है ताकि झाड़ू उड़ू क्या किया जाए? लगवाया जाए। चलिए अगला देखिए भाई, सिंचाई शुल्क लगा सकती है आपका। तो सिंचाई शुल्क कोई बताना की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला, कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को संविधान के अधीन उसके अनुच्छेद 227 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका ग्राम पंचायत द्वारा आरोपण
राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, यानी कि संविधान के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने कानून बनाया और कानून बनाकर ग्राम पंचायत को ऑथराइज कर दिया कि इन विषयों पर आप क्या लगा सकते हैं, टैक्स, तो उस पर भी टैक्स लगा सकती हैं। आपका अपील आपका पढ़ना नहीं है, नियत किए जाएंगे, वसूले जाएंगे। आगे देखिए भाई, आपका करों और देयों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूला जाना। यहाँ से आपका एडजस्ट फ्री में भी बन सकता है कि जो टैक्स बकाया है, मालगुजारी बकाया है, तो वह कितने मास के माने कितने मास के अंदर संकल्प पारित किया जाएगा, 3 मास के अंदर इनकी क्या किया जाए, वसूला जाए कि नहीं वसूला जाए, वसूला जाए। तो 3 मास याद रखना, इसमें भी कम। इसके बाद आपका छूट, इसके बाद आ जाइए लेखा पर। हाँ, ग्राम पंचायत का बजट, धारा निकाल लीजिए भाई 41 निकाल लीजिए। अब आज समाप्त कर दिया जाए इसको, अब ज़्यादा बचा नहीं है। ग्राम पंचायत का बजट, प्रत्येक धारा 41 है। हाँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीत से जैसा नियत किया जाए, आगामी 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। और ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के आधा से क्या होगी, अधिक। तो वही बजट आपका प्रस्तावित अनुमानित कितना आय आएगी अगले साल और कितना खर्च होगा, इसके लिए आपका व्यवस्था। इसके बाद धारा 95 आ जाइए, जो धारा 42 से लेकर 94A तक बता दिया जाए। इसे आपका माने निश्चित कर दिया गया है। आपका न्याय पंचायत थी, और न्याय पंचायत या जो पंच होते हैं, पहले ग्राम पंचायत के ही चैप्टर में थे, लेकिन अब इसको यहाँ से यानी कि आपका 40, 40, 80, 10, 50 धारा समाप्त है। 50 धारा लगभग समाप्त हैं और इसको कहाँ ले जाकर अब जोड़ा गया है, रेवेन्यू में। तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 में भले यहाँ न पढ़ना हो, लेकिन कहाँ पढ़ना पड़ेगा, किस कानून में, आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 में। तो 94A तक समाप्त है, इसको पढ़ना नहीं है। 95 आपका निरीक्षण या इंस्पेक्शन, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है कि सरकार पंचायतों पर कंट्रोल करती है, इसमें भाई मैं बता दूं, इसमें जो आपका क्वेश्चन मुख्य रूप से बना है वह बनता है कि राज्य सरकार कब किसी ग्राम प्रधान को उसके पद से हटा सकती है, उसका उल्लेख करिए। तो धारा 95(1)G में मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर करा दे भाई। ग्राम प्रधान को 4 तरीकों से हटाया जा सकता है। पहला, धारा 5A के तहत वह क्या हो गया हो, अयोग्य। दूसरा आपका है कि धारा 14 के तहत ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके हटा दे। तीसरा, चुनाव पर आपत्ति कर सकते हैं, और 2 आधारों पर मैं बता चुका हूँ, पहला रिश्वत और दूसरा अनुचित प्रभाव। और चौथा, राज्य सरकार भी कंट्रोल करती है। तो राज्य सरकार किस धारा के तहत, धारा 95(1) के किस खंड के तहत, जी। और लिखवाना बाकी है आपका, देखिए आपका 95 भी हो गया, 95A ये भी छोड़ दीजिए। कतिपय कार्यवाहियों का प्रतिषेध, ये भी नहीं पूछा जाता।
इसके बाद राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाना, यानी कि राज्य सरकार अपनी शक्तियां दूसरे को दे सकती है। किसी प्राधिकारी को 96A प्री में भले आ सकता है जेस में, लेकिन आपका मेंस में नहीं पूछा। तो देखिए शास्त्रियां और प्रक्रिया प्री के लिए भाई याद रखिएगा आपका 97 भी और 97A भी बताना पड़ेगा। एक दिन और लग रहा है, इसको देख लेते हैं भाई। जारी नोटिस एक दिन और पढ़ा देंगे भाई, क्योंकि इधर भी शास्त्री होती है, जेस में पूछा जाता है आपका कंट्रोल। एक दिन और माने कल तक आपका खत्म होगा, क्योंकि अभी लंबा है, 113 धाराएं हैं। आपसे 113 है ना इसमें।